नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। भाषा क्या है? भाषा जो है संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। आप उपर्युक्त चित्र में देख सकते हैं, एक तरफ एक बकरी बोल रही है, दूसरे तरफ बिल्ली बोल रही है और एक बच्चा ए करके रो भी रहा है। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक ध्वनि निकाल रहे हैं और अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी भाषाओं को कोई समझ नहीं पा रहा, इसलिए हम इसको भाषा का रूप नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी भाषाएं, इनकी ध्वनियाँ क्या हैं, स्पष्ट नहीं है, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। अब आप देखेंगे कि नीचे जो चित्र दिया गया है, उन चित्रों में भी कहीं ना कहीं भाषा के प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो जब हम किसी की भाव या विचार को समझते हैं, तब हम उसे भाषा का रूप दे सकते हैं। यानी मन के भावों या विचारों को लिखकर या पढ़कर या सुनकर जब हम व्यक्त करते हैं या समझते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। और भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मुख के द्वारा उच्चारित भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, फ़ोन पर किसी से बात करना, या साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के समय बात करना, या आप लोग गाना गाते हैं, ये गाना गाना, तो ये हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा वो भाषा होती है जो हम लिख करके अपने भाव या विचार को प्रकट करते हैं। जैसे हम अपने प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिखते हैं, पत्र पत्रिकाओं आदि में अपना हम संपादन कराते हैं, तो वो हमारी जो है लिखित भाषा होती है। और एक और भाषा होती है जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक करना यानी इशारे में बातें करना, उसमें हम बोलते नहीं हैं, बल्कि संकेत रूप में ही हम एक दूसरे के भावों या विचारों को जान जाते हैं, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब देखेंगे कि भाषा की विशेषताएं। तो भाषा का संबंध किससे है? मनुष्य से। मनुष्य एक प्राणी है जो बोल सकता है, उसके भावों को समझ सकते हैं। भाषा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। भाषा प्रतीकात्मक तथा ध्वन्यात्मक है। भाषा परिवर्तनशील है तथा इसकी क्षेत्र की सीमा होती है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होता है। अब हम बात करते हैं कि भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं। तो भाषा के कौशल मुख्य रूप से 4 होते हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। हम लिख करके भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, पढ़ करके व्यक्त करते हैं, सुन करके कर सकते हैं और बोल करके व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे, देखेंगे कि संसार की भाषाएं। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे संस्कृत है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जापानीज है, अरबी है, रूसी है। इस तरह की बहुत सारे भाषाएं संसार में बोली जाती हैं, क्योंकि दुनिया में लगभग 205 देश है और 205 देशों में हर देश के अंदर अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं और अपने अपने विचारों को लोग प्रकट करते हैं। अब बात करते हैं बोली का। तो बोली क्या कहलाता है? ये किसी स्थान विशेष में या स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको बोली कहते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र क्या होता है? वो व्यापक होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। या जिसकी ये लिखा हुआ है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, इस तरह की भाषा। अब उपभाषा क्या होती है? जब बोली का दायरा बढ़ जाता है, यानी उसमें साहित्य की रचनाएं होने लगती हैं, तो वो उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है, जबकि बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं। तो
हम देखेंगे, आपको हमने बोली पर और उपभाषा पर एक वीडियो डाल रखा है, उसको आप पढ़ लेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा एक बार। अब अगला है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो हिंदी की मुख्य रूप से 5 उपभाषाएं होती हैं और इनकी बोलियां इस प्रकार हैं। जैसे अब उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के लिए हमने एक वीडियो डाला और उसमें सूत्र के माध्यम से बताया है, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिमी हिंदी का एक सूत्र हमने बनाया है, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। तो ब्रज बुक लेने, ब्रज से हो जाएगा ब्रजभाषा, बुक से हो जाएगा बुंदेली, कौरव से हो जाएगा कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणा से हरियाणवी। ठीक है। अब पूर्वी हिंदी में देखेंगे तो पूर्वी हिंदी का हमने एक फार्मूला बनाया है ABC। ए से हो जाएगा अवधी, बी से हो जाएगा बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तीसरा हमने बनाया है, तीसरा जो आपका उपभाषा है बिहारी हिंदी। तो बिहारी के लिए हमने बनाया है MMB। एम से हो जाएगा मगही और दूसरे एम से होगा मैथिली और बी से भोजपुरी। पहाड़ी के लिए हमें कोई सूत्र नहीं है, गढ़वाली, कुमायूनी और कल्लुई होता है। राजस्थानी के लिए भी हमने एक सूत्र बनाया है कि मामा मेवा लेकर जयपुर गए। माँ से मारवाड़ी, मालवी, मेवा से मेवाती, जयपुर से जयपुरी। ठीक है। अब बात करते हैं, इसको क्लियर करने के लिए आप क्या बोलते हैं, बोली को क्लियर करने के लिए आप एक बार मेरा दिया हुआ वीडियो ज़रूर देखें, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन सी भाषा, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। अब लिपि क्या होता है? लिपि जो होता है वर्णों या अक्षरों को लिख करके हम प्रकट करने के लिए जिस प्रतीक का, जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी लिपि कहलाती है। ठीक है। जैसे संस्कृत की लिपि देवनागरी है और उसी तरह हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। अब बात करते हैं भाषा के अन्य रूप का। तो भाषा के अन्य रूप में हम देखेंगे मुख्य रूप से 3 या 4 होती हैं। जैसे मातृभाषा क्या है? जो बच्चा अपने परिवार में, घर परिवार के सदस्यों के साथ सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा जो है मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय भाषाएं। तो भारतीय भाषा में बहुत सारी भाषाएं आती हैं, जैसे उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, कश्मीरी है, बोडो है, संथाली है। लेकिन अब बता दें आपको कि कुल भारतीय भाषाओं में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं राजभाषा का। तो राजभाषा जिसमें हम राजकीय या प्रशासकीय कार्य करते हैं उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो कार्यालय में कार्य किया जाता है, राजकीय कार्य किए जाते हैं, वो हिंदी में किया जाता है, तो इसलिए हमारी राजकीय भाषा हिंदी हो गई है। इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। इसे संपर्क भाषा भी राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। भारत में राजकीय प्रशासनिक कार्यों में 2 भाषाओं का प्रयोग किया, हिंदी और अंग्रेजी। संविधान के अनुसार कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से हमें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तभी से हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब बात करते हैं संपर्क भाषा की। तो दो भिन्न स्थान के लोगों के बीच जो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग भारत के सभी हिस्सों में आपको मिल जाएंगे, सभी क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे, इसलिए भारत की संपर्क भाषा भी हिंदी है। साहित्य क्या होता है?
तो साहित्य जो है ज्ञान राशि की संचित कोष को साहित्य कहते हैं। जैसे कह रहा है कि ज्ञान का सतत विकास होता रहता है। ज्ञानी अथवा प्रबुद्ध जन अपने अपने अनुभव और ज्ञान को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित करके रखता है, जो साहित्य कहलाता है। अर्थात ज्ञान राशि के संचित कोष क्या है? संचित कोष क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। हम कोई भी रचना करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती? साहित्य कहलाती है। हम अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने जो ज्ञान है उसका प्रयोग करके कोई स्क्रिप्ट करते हैं, लिखते हैं, कोई रचना लिखते हैं, जैसे कहानी लिखे, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, तो वो साहित्य के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण जो है हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जैसे हम कहें कि दो लड़के स्कूल जा रही हैं, तो चूंकि दो लड़के स्कूल जा रहे हैं, लड़के क्या है? उनका लिंग जो है पुल्लिंग है, और यहाँ जा रही है क्रिया क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा वाक्य गलत हो गया। तो इसको हमें कौन सिखाता है? शुद्ध रूप है कि अशुद्ध रूप है? तो वो हमें सिखाने का कार्य करता है व्याकरण। व्याकरण वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना क्या करते हैं? सीख जाते हैं। अब बात करेंगे व्याकरण के विभाग के बारे में, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। तो व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं, जिसमें होता है वर्ण विचार। इसमें वर्णों, उनके उच्चारणों और उनके प्रकार आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्द के प्रकारों, उत्पत्ति, रचना आदि पर विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार।